विश्व धन पर चलता है, धन का उत्सर्जन करना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है आरबीआई अपना है, छापते रहो, क्या ही दिक्कत है। पर ऐसा होता तो पाकिस्तान श्रीलंका डूबते थोड़ी, वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस आते थोड़ी, लेमन ब्रदर्स के डूबने से पूरे विश्व में रिसेशन आता थोड़ी। क्या ही करना था, नोट छापने थे, छाप लेते। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। धन का उत्सर्जन होता है बिजनेस अर्थात धंधे से, और धंधे का प्रारंभ होता है स्टार्टअप। कुछ समय पहले भारत में 0 स्टार्टअप हुआ करते थे और आज स्टार्टअप्स भारत को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम तब कहां था और आज कहां है, जानने के लिए आप भी कमर कस लीजिए और देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। 2012-13 में गैलप स्टडीज ने 20 एशियाई देशों का सर्वे किया और पाया कि भारत सबसे पीछे है स्टार्टअप्स को नर्चर करने के मामले में। इस प्रकार के आर्टिकल छपते थे कि भारत का मिडिल क्लास अपने बच्चों को स्टार्टअप करने से क्यों रोकता है, क्यों भारत स्टार्टअप्स के लिए एक नर्क जैसा है। 2011 में सिलिकॉन वैली एक ऐसी डेस्टिनेशन हुआ करती थी जहां स्टार्टअप्स पैदा हुआ करते थे। विश्व के 71% यूनिकॉर्न्स मात्र एक स्थान से, सिलिकॉन वैली। उस वर्ष भारत में मात्र एक यूनिकॉर्न पैदा हुआ, इन मूवी के नाम से। 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया और भारत में बड़े सारे ले ऑफ्स हुए, जिसमें मेजर ले ऑफ आईटी सेक्टर में हुए थे। उसके बाद भारत के युवाओं में स्टार्टअप के प्रति थोड़ा रुझान बढ़ा, परंतु फिर भी स्टार्टअप्स की कोई क्रांति भारत में नहीं आई। 2016 में मात्र 480 स्टार्टअप्स इस बात का द्योतक है, परंतु किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ही वर्षों में कुछ अचंभित करने वाला होगा। फिर 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया नाम की एक स्कीम अनाउंस हुई। उसी वर्ष टीवीएफ अपनी बहुचर्चित सीरीज पिक्चर्स के साथ आया और वो सीरीज एक बहुत बड़ी हिट हुई और वहां से प्रारंभ हुआ यज्ञ आज शार्क टैंक के रूप में देखा जा सकता है। भारत का आज का सबसे पॉपुलर शो बन चुका है। भारत का यूथ अब स्टार्टअप करना चाहता है और इनोवेशन रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहा है। स्टार्टअप्स के लिए नई स्कीम लागू की गई, स्टैंड अप इंडिया का पदार्पण हुआ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने एक लंबी छलांग लगा दी। बहुत सारे स्टार्टअप्स पर्सनल केयर या हेयर केयर से भी रिलेटेड खुले, जिनमें से एक की सर्विस मैंने पर्सनली यूज की, वो है ट्राया। अगर आप अनुज को देखें तो ही गॉट अ हेयर लॉस एट अ सर्टेन एज, और उसी एज में जब मैं आया तो मुझे भी वही एक्सपीरियंस हुआ, बट आई वॉज अ लिटिल अवेयर, तो मैंने ट्राया के सर्विसेज लिए। बेसिकली उन्होंने मुझे बताया कि हेयर लॉस के 7 स्टेजेस हैं और उनमें से यदि आप पहली 4 स्टेजेस में से हैं तो आपके पास अभी भी चांसेस हैं अपने बालों को बचाने के। लकीली मैं दूसरी स्टेज में था और मेरे बाल बच गए। लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, हेयर लॉस ही तो है, ट्रांसप्लांट करा लेंगे, पर आप बालों के लिए सर्जरी कराएं, एक पेनफुल प्रोसेस को अपनाएं और ऊपर से इतने महंगे ऑल्टरनेटिव पर जाएं, उसमें भी ये नहीं पता कि भाई साहब के कौन कौन से स्थान के बाल आपके सर पर लगा दिए जाएं। तो बेटर है कि एक बार ट्राया के पास ऑनलाइन अपने स्काल्प को टेस्ट कराएं, वो आपके हेयर फॉल के कारण को समझें और उस कारण के अनुरूप आपका कस्टमाइज्ड उपचार करें, ना कि बिना कारण जाने आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही बेच दें। दे हैव अ सक्सेस रेट ऑफ 93%। इन्होंने 2 लाख लोगों को रिजल्ट्स दिए हैं, वो भी मात्र 6 महीनों में। आयुर्वेद, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स। Traya.health पर आप जाएं, वहां पर फ्री में अपने स्काल्प को टेस्ट कराएं। अगर आप पहले 4 स्टेजेस में हैं तो दूसरे स्टेप में आपको 1 महीने की कस्टमाइज्ड किट मिलेगी और तीसरे स्टेप में 5 से 6 महीने का डाइट प्लान मिलेगा। ट्राई करिए और मेरी तरह अपने बालों को बचाना चाहते हैं तो भाई बचा लीजिए। 20% डिस्काउंट के लिए आप AKTK20 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। अब भाई ये सारी स्कीम्स तो आ गई, परंतु कुछ समय बाद ही उस स्कीम पर प्रश्न चिन्ह लग गए और पूछा गया स्टार्टअप इंडिया तो हो रहा है, परंतु इससे यूथ को जॉब्स तो मिल ही नहीं रहे। पूछा यह भी गया कि भारत में स्टार्टअप हो कहाँ रहा है, स्टार्टअप शटअप एक साथ नहीं चल सकते, ऐसे ऐसे भी प्रश्न उठ रहे थे। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर डेटा में छिपा है। भारत में 2016 से अब तक यानी 2022 तक 6 वर्षों में 88,000 स्टार्टअप खुले हैं, जो आंकड़ा मात्र 4,750 था 2010 से 2016 के 6 वर्षों में। अब आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि भाई सक्सेस है
या नहीं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि बिजनेस खुलना एक बात है और बिजनेस का सक्सेसफुल होना अलग। भारत में आज विश्व में सबसे अधिक सक्सेस रेट है। आंकड़े कहते हैं स्टार्टअप इंडिया के लॉन्च होने के बाद पहले 10,000 स्टार्टअप्स को आने में 808 दिन लगे थे और पिछले 10,000 स्टार्टअप्स मात्र 156 दिन में आ गए। इन स्टार्टअप्स में 49% स्टार्टअप्स टियर 2 टियर 3 सिटीज से हैं, जिसका अर्थ है भारत का मिडिल क्लास अब सपने देख रहा है और उसे साकार करने के लिए प्रयास भी कर रहा है। इन स्टार्टअप्स ने लगभग 7.5 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं और स्टार्टअप क्रेज भारत में इतना बढ़ा कि पहली बार भारत की 2 सबसे बड़ी पार्टीज ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्टार्टअप्स को अलग से स्थान दिया। भारत में टोटल स्टार्टअप्स के 12% आईटी सर्विसेज, 9% हेल्थ केयर, 7% एजुकेशन, 5% एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहे। अब अगले अध्याय में देखेंगे कि हम स्टार्टअप्स को जहां तक लेकर आए हैं वो एक अचीवमेंट तो है, पर अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। भारत विश्व का 3रे नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। प्रत्येक दिन 80 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं और यह आंकड़ा विश्व का सबसे अधिक है। स्टार्टअप्स के लिए नर्क से स्टार्टअप्स का 3रा बेस्ट इकोसिस्टम तक का जो ये सफर है, ये तय करना विस्मयकारक है। भारत एक समय चीन से कंपीट भी नहीं कर पा रहा था और 2022 में जहां चीन ने मात्र 7 यूनिकॉर्न पैदा किए, भारत ने 21 यूनिकॉर्न्स दिए, चीन से 3 गुना अधिक। 2021 में भारत ने 44 यूनिकॉर्न्स दिए थे, चीन ने मात्र 22। भारत लेट शुरू करने के बाद भी विश्व का 3रे नंबर पे यूनिकॉर्न पैदा करने वाला देश बन गया है, चीन और यूएसए के बाद। और जिस हिसाब से भारत बढ़ रहा है उसे देखकर यूके के पार्लियामेंट में कुछ ये सब बोला जा रहा है। Wants to do business with India. We need to go the extra mile. And I conclude with this. Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station, Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the 2nd largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. लेकिन एक मामले में भारतीय स्टार्टअप्स अभी भी चाइना और यूएसए के आसपास भी नहीं हैं। फंडिंग उठाने के मामले में 2014 से 2022 तक जहां भारतीय स्टार्टअप्स ने मात्र $136 बिलियन की फंडिंग उठाई, वहीं चीन के स्टार्टअप्स ने इसी पीरियड में $837 बिलियन की उठाई और यूएसए के स्टार्टअप्स ने $2.3 ट्रिलियन की फंडिंग उठाई। तो इस तुलना में भारत अभी कोसों पीछे है। दूसरा, अमेरिकन और चीनी इन्वेस्टर्स ही हैं जो मेजरली भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रहे हैं। हमें अपने स्टार्टअप्स इतने बड़े बनाने हैं कि कल को हम चाइना और यूएसए के स्टार्टअप्स को फंडिंग करें, जैसे अलीबाबा जो कल तक मात्र एक स्टार्टअप था पर आज भारतीय या अन्य कई देशों के स्टार्टअप्स को फंड कर रहा है। और दूसरा, आज यदि देखें तो कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो ले ऑफ कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है। और भारतीय स्टार्टअप्स में ले ऑफ का सबसे बड़ा कारण है कि इन्वेस्टर्स डंडा कर रहे हैं। भाई प्रॉफिट कब दोगे? शार्क टैंक के सभी जजेस में से यदि बोर्ड को छोड़ दें तो किसी की भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट वैल्यूएशन। बिजनेस का एक ही रूल है यार, जितने पे माल बेच रहे हो और जितने पे खरीद रहे हो उसमें बीच में आपको मार्जिन कमाना, और कोई रूल ही नहीं है। धंधा करने के लिए 5th क्लास की मैथ्स आनी चाहिए, कोई डिफरेंशियल इंटीग्रेशन थोड़ा आता है। डोंट जस्टिफाई और लॉसेस सेइंग कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। अगर आप कुछ बना रहे हो, महंगे पे बेचो, सस्ते पे खरीदो एंड मेक श्योर यू आर एडिंग इनफ वैल्यू टू द कस्टमर। और ये ना मुझे .com बबल की याद दिलाता है। याद है, बड़ी सारी कंपनीज थी जिनके नाम के पीछे .com लगा होता था, जैसे yahoo.com, amazon.com, diaper.com इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वो एक ऐसा फेज था जिसमें किसी भी कंपनी जिसके पास वेबसाइट थी, फिर चाहे उसके पास प्रोडक्ट हो ना हो, सबको $1 मिलियन की फंडिंग यूं ही मिल जा रही थी। उनके IPOs को भी भयंकर उछाल मिल रहा था। कमाल की बात पता है क्या थी?
इनमें से मैक्सिमम कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं थी, परंतु जब वो बबल फटा वर्ष 2000 में तो मात्र 2 वर्षों में मार्केट से $5 ट्रिलियन निकल गए। यूएस स्टॉक एक्सचेंज 10% गिर गया। अमेरिका का आज तक का जो सबसे खराब पीरियड है वो यही है, पर उसमें जो बचे वो आज गूगल और अमेज़न और ईबे बन गए। उस .com बबल में मुख्यतः 4 प्रकार की कंपनी समाप्त हो गई। पहली, जिनके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था, जैसे pet.com। छुट्टन की दुकान पे भी वही सब मिलता था जो pet.com पर मिलता था, कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं था। तो भाई छुट्टन अगर फ्री में डिलीवरी देने लगे तो ये तो गए। दूसरी, वो कंपनीज जिन्होंने अलग लेवल का खर्चा मार्केटिंग पर कर दिया था, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी आईपीएल में ऐड देके कर रही हैं ऐसा। तीसरी, वो जो रेगुलेशन के दायरे में नहीं आती थी, पर बाद में कुछ लॉज बने और उन पर रेगुलेशन लग गई, जैसे नैपस्टर। पहले आप म्यूजिक स्टोर में जाते थे, वहां से सीडी और कैसेट लेके आते थे, पर नैपस्टर ने कहा कि भाई हमने वेबसाइट बना दी है, आओ यहाँ पर और गाने सुनो, और इन्हें फंडिंग भी जबरदस्त मिली। फिर सरकार ने लॉ बना दिया, वेबसाइट बंद हो गई। फिर सिमिलर चीज आई गाना.com या स्पॉटिफाई। अब गाने सीधे रिलीज नहीं होते, स्पॉटिफाई के थ्रू होते हैं, और स्पॉटिफाई एक बहुत जबरदस्त बिजनेस बन गया। चौथी, वो जो अपने टाइम से बहुत आगे थी, जैसे z.com या z.com। ये उस समय का यूट्यूब था, पर साला उस समय इंटरनेट बहुत ही स्लो था और किसी के पास कोई प्लेयर भी नहीं था, तो वीडियो देखने के लिए कोडेक्स डाउनलोड करने पड़ते थे। वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करता था। तो ये कंपनी बंद हो गई, और इस कंपनी के बंद होने के मात्र 2 वर्षों बाद यूट्यूब आ गई। तब तक प्लेयर्स भी आ गए थे और कोडेक डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं थी। तो भारत को और भारतीय स्टार्टअप्स को थोड़ा इतिहास से संज्ञान लेना चाहिए और यही गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। आशा नहीं तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब, और यदि बालों से रिलेटेड कोई समस्या है तो ट्राया को ट्राई कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर।